आपको लग रहा होगा कि आपके फेवरेट कार्टून बस आपके मजे और मस्ती के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति के पीछे बहुत ही गहरे रहस्य छुपे हुए हैं। इनमें से कुछ के पीछे छुपे रहस्यों में से मर्डर और जानलेवा मशीन है, और यहाँ तक कि कुछ के पीछे के राज तो मरे हुए लोमड़ी के बच्चे हैं। मुझे यकीन है कि आज के हमारे इस एपिसोड की लिस्ट सुनने के बाद आप अपने बचपन के हीरोज को दोबारा उस नजरिए से कभी नहीं देखेंगे। नंबर 10, कैस्पर द फ्रेंडली घोस्ट। इस प्यारे से भूत के पीछे जो सबसे दोस्ती करना चाहता है ना, उसका इतिहास बहुत ही दुख भरा है। 70 के दशक के दौरान हार्वे कॉमिक्स जिन्होंने कैस्पर को क्रिएट किया था, वो तो बस यही दर्शाना चाहते थे कि कैस्पर एक सुपर नेचुरल क्रिएचर है। जब आप इसके बारे में सोचेंगे तो आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस कहानी की उत्पत्ति के पीछे एक बहुत ही गहरा रहस्य है। सच्चाई शायद एक पुनर्जीवित बच्चा है जो हमेशा के लिए पृथ्वी पर भटक रहा है, जो आराम नहीं कर सकता और बार बार मरने की कोशिश करता रहता है। विश्वास नहीं होता। खैर 1948 में बनी एक शॉर्ट फिल्म जिसका नाम था देयर इज अ गुड बॉस टुनाइट, उसमें कैस्पर को कब्रिस्तान के पास रहता हुआ दिखाया गया है, और जब उसका दोस्त लोमड़ी मर जाता है और वो भी भूत बन जाता है। 40 के एनिमेशन में कैस्पर को लोगों को डराते डराते थका हुआ दिखाया गया है। वो उनसे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन वो उससे डर कर उसे रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद कैस्पर खुद को रेलवे ट्रैक पर लेटकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो पहले से ही मरा हुआ है। कैस्पर के इस कॉन्सेप्ट ने शायद बड़े लोगों को भी चिंता से भर दिया होगा, क्योंकि इसके बाद के वर्जन में उसे उसके पेरेंट्स के साथ दिखाया गया है। फिर 1955 की फीचर फिल्म कैस्पर में उसकी उत्पत्ति की कहानी से पर्दा उठता है, जिसमें बताया गया है कि वो एक छोटे लड़के का भूत है जो कि निमोनिया के कारण मर गया था। हालांकि मुझे आपके बारे में तो नहीं पता, लेकिन ऐसा विचार जिसमें एक भूत दोस्त बनाने में सक्षम है और बार बार खुद को मारने की कोशिश करता है, भाई ऐसा कार्टून तो मैं अपने बच्चों को कभी भी नहीं दिखाना चाहूंगा। नंबर 9, पीटर पैन। पीटर पैन का कैरेक्टर ग्रीक के भगवान पैन से संबंधित है, जो यौन विचलन, बलात्कार और यातना से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये तो बस बच्चों की कहानी में शुरू होने वाली अजीब और गरीब चीजों की शुरुआत है। कुछ वर्जन्स में तो पीटर पैन को शैतानों के जैसे सींग वाला भी दिखाया गया है, और लेखक J.M. बैरी ने एक बार शिकायत की थी कि इस कैरेक्टर की मूर्ति में उसके ये सींग दिखाई नहीं गए हैं। पीटर अपने बच्चों को नेवरलैंड में आने के लिए प्रेरित करता है, ये कहते हुए कि वे वहां पर जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने प्रियजनों को यहीं यूं ही छोड़ देना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी मोरल स्टोरी में बच्चों को ऐसा सिखाया जाता होगा, लेकिन यहाँ पर तब एक ट्विस्ट आता है जब ये पता चलता है कि ये कैरेक्टर बैरी के बड़े भाई पर आधारित था, जिसकी मृत्यु 13 साल की उम्र में आइस स्केटिंग के दौरान हुए एक्सीडेंट में हो गई थी, और वो कभी बड़ा ही नहीं हो सका। एक वयस्क होने के नाते बैरी ने अभिनेत्री मैरी एंजल से शादी की, लेकिन इनके कभी बच्चे नहीं हुए और उनकी शादी को कभी पूरा नहीं माना गया, जिसके बाद में उन्होंने 3 बच्चों को अजीब ही तरीके से अडॉप्ट किया। और इसके बाद आप इस कहानी की फीलिंग्स को अच्छे से समझ सकते हैं। बैरी की मुलाकात लेवलिन डेविस और उनके परिवार से एक पार्क में हुई, तभी उनकी पहचान उनके 3 बच्चे जॉर्ज, माइकल और बेबी पीटर से हुई, और धीरे धीरे वे उनके घर पर जाने लगे। लेकिन उनके पिता लेवलिन के मरने के बाद उन्होंने पीटर पैन की सबसे पहली कहानी बनाई ताकि वे बच्चों को एंटरटेन कर सके। लेकिन कुछ साल के बाद उनकी मां की भी मृत्यु हो गई। उनकी मां ने विल में लिखा था कि उनकी बहन जेनी और लड़कों की नैनी मैरी उनके बच्चों का ख्याल रखेंगी, लेकिन जब उन्होंने विल का अनुवाद किया तब उन्होंने इस विल में से जेनी के नाम को हटाकर जिमी कर दिया, जो कि उनका नाम था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वो एक पीडोफाइल थे। हालांकि उनके सबसे छोटे भाई निको ने इनकार किया कि उन्होंने कभी बच्चों के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया और वे अलैंगिक हैं। लेकिन ये ट्रेजेडी यहाँ पर खत्म नहीं होती है, और वास्तविक दुनिया में इसका रहस्य और भी गहरा होता जाता है। दोनों ही बड़े भाइयों की मौत हो गई जब वे मात्र 20 साल के थे, जिसमें से एक की मौत वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान और दूसरे की डूबने के कारण हुई। और सबसे छोटा भाई जिसके नाम पर एक कहानी बनाई गई थी, उसने फैमिली की स्क्रैप बुक बनाते बनाते खुद को ट्रेन के सामने डालकर सुसाइड कर ली। तो इसमें कोई शक नहीं है कि यह कहानी सच में परेशान करने वाली है। नंबर 8, हरक्यूलिस। हरक्यूलिस को उसकी ताकत के लिए जाना जाता है और उसे हमेशा हीरो की तरह दिखाया गया है, और 1997 की मूवी में भी उसे ऐसा ही दर्शाया गया है।
हालांकि इन कहानियों के पीछे एक बहुत ही बड़ा और गहरा रहस्य है। ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से बेबी हरक्यूलिस के जन्म की शुरुआत तब हुई जब उनकी माँ भगवान जियोस के पास गईं और बाद में उन्हें उसके पिता का दर्जा दिया गया। वो उन्हें अपना पति समझकर उनके साथ रात में रुक गईं और जिसके कारण एक बच्चे का जन्म हुआ। भले ही वो कार्टून में मासूम नजर आता हो, लेकिन माइथोलॉजी के हिसाब से लिटिल हरक्यूलिस एक बदमाश बच्चा है जिसने अपनी म्यूजिक टीचर की हत्या की थी क्योंकि टीचर ने उसे पनिशमेंट देकर सुधारने की कोशिश की थी। बाद में बड़े होकर उसने अपनी पहली पत्नी मेगारा से शादी की जिससे उनके 3 बेटों का जन्म हुआ, जिनकी बाद में उन्होंने किसी भ्रम के कारण हत्या कर दी, ये समझते हुए कि वो उनके दुश्मन हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि कार्टून का हीरो किसी तरह की मेंटल बीमारी से पीड़ित था। नंबर 7, नोट्रे डेम का कुबड़ा। नोट्रे डेम के कुबड़े को डिज्नी की कहानी में बहुत ही रहस्यात्मक माना जाता है। हालांकि क्वासिमिडो एस्मेराल्डा को जलने से बचा लेता है, लेकिन बाद में वो अपने अभिभावक फ्रोलो को मार देता है जब वे दोनों गलती से गिरजाघर की बालकनी से गिर जाते हैं, और वो तब वापस आता है जब शहर वाले उन्हें फाइनली अपना लेते हैं। हालांकि विक्टर ह्यूगो की ओरिजिनल नोवेल में एस्मेराल्डा को फ्रोलो द्वारा धोखा दिया गया था और मौत की सजा सुनाई गई थी। उस वक्त क्वासिमिडो ने जानबूझकर फ्रोलो को बालकनी से धक्का मारा था। उसके बाद वो एस्मेराल्डा की कब्र पर गया और वो वहां से तब तक नहीं हटेगा जब तक कि वो वहां पर मर नहीं जाता। मुझे नहीं लगता कि डिज्नी की कहानी इससे कहीं ज्यादा आगे जा सकती है। सच में इस पर विश्वास करना काफी मुश्किल है कि प्यारे जानवर मर्डर और भूखे रहने को लेकर नाच और गा रहे हैं। नंबर 6, टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल। हालांकि टीनेज म्यूटेंट टर्टल से जुड़ी हुई काफी कहानियां हैं और हर टीवी सीरीज एक अलग ही कहानी कहती है, और इस सब की शुरुआत जब 4 कछुए रेडियो एक्टिव एनर्जी से संपर्क में आते हैं और बाद में उनके एडॉप्टिव फादर स्प्लिंटर उन्हें निंजा की तरह ट्रेन करते हैं, जो कि बेसिकली परजीवियों से ग्रसित योड के बराबर चूहा है। हालांकि इसकी ओरिजिनल कहानी 1984 में मिराज कॉमिक्स द्वारा रची गई थी और ये आपको पूरे कार्टून पर सवाल उठाने के लिए काफी है। बेसिकली स्प्लिंटर ने उन्हें किलिंग मशीन बनाने के लिए ट्रेनिंग दी थी ताकि वो अपना बदला अपने दुश्मन श्रेडर से ले सकें, और ऐसा नहीं था कि उसे न्याय चाहिए था, वो बस अपने दुश्मन की जान लेना चाहता था, और इन टर्टल्स ने उसकी ये ख्वाहिश पूरी की, भले ही वे अजनबी क्यों ना थे। इनफैक्ट जब वो सबसे पहले श्रेडर से मिले तब लिनार्डो, जो कि समूह की परिधि थे, उन्होंने उन पर वार किया, जिसके बाद उन्हें 2 विकल्प देते हैं, या तो उनकी मौत इस टर्टल ग्रुप द्वारा हो या फिर हार मान जाएं। तो शुरुआत में तो वे एक किलिंग मशीन ही थे, ना कि कोई फ्रेंडली ग्रुप जिन्होंने किसी को न्याय दिलाया था। नंबर 5, विनी द पूह। आपको विनी द पूह में क्रिस्टोफर रॉबिन का चरित्र तो जरूर याद होगा, लेकिन शायद ये नहीं जानते होंगे कि वास्तव में इस कहानी के लेखक के बेटे के नाम से लिया गया था। क्रिस्टोफर रॉबिन के पास एक पूह नाम का टेडी बेयर था जिसके पास ज्यादा दिमाग नहीं था, लेकिन वो हमेशा ही लोगों का दिल जीत लेता था। वो 100 एकड़ जितने बड़े जंगल में रहता था, जहां वो अपने साथी पिगलेट और टाइगर के साथ खेला करता था। ये गैंग एक साथ मिलकर एडवेंचर किया करता था और हर एक एपिसोड के पीछे कुछ ना कुछ कहानी है। हाँ, लेकिन इन कहानियों की शुरुआत बहुत ज्यादा खुशनुमा नहीं थी। असली क्रिस्टोफर रॉबिन को अपने पहले जन्मदिन पर अपने पिता से एडवर्ड नाम का एक टेडी मिला, लेकिन लंदन जू जाने के बाद उसने अपने टेडी बेयर का नाम बदलकर विनी रख दिया, जो एक कैनेडियन ब्लैक बेयर जिसे उसने उस जू में देखा था उसके नाम पर था, और पू नाम एक स्वान पर बेस्ड था जिसे उसने एक छुट्टी के दिन पर देखा था। और समय के साथ उसके खिलौनों का कलेक्शन बढ़ने लगा, जिसमें वो सभी जानवर थे जिन्हें इस कार्टून में शामिल किया गया है। और तो और बहुत सारी कहानियां क्रिस्टोफर के पिताजी द्वारा बनाई गई हैं, जब वे उसे जंगल में खेलता हुआ देखते थे, जब भी वे वहां छुट्टी मनाने के लिए जाया करते थे। जैसे ही उनकी कहानी पब्लिश हुई, वो बहुत ही मशहूर हो गई। हालांकि क्रिस्टोफर के लिए ये सब कुछ इतना रोचक नहीं था, क्योंकि स्कूल में सब लोग उसे चिढ़ाया करते थे क्योंकि वो एक टेडी बियर के साथ खेला करता था, और क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस बहुत ही कम था और लोगों ने उसे बहुत ज्यादा चिढ़ाना शुरू कर दिया था, इसलिए क्रिस्टोफर के लिए मुसीबतें और भी बढ़ गई थीं। अब यह समझना मुश्किल नहीं है क्योंकि 1931 में उसका नाम दुनिया के मशहूर बच्चों के साथ लिया जाता था, लेकिन जैसे जैसे क्रिस्टोफर बड़ा होता गया, उसने सभी बातों के लिए अपने पिताजी को दोष देना शुरू कर दिया, और तो और वो विनी द पूह से भी नफरत करने लगा, यहाँ तक कि उसने अपनी ही कजिन के साथ शादी भी की, और इस बात से उनकी माँ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। लेकिन उससे भी बुरी बात यह है कि उनके पिताजी के साथ संबंध कभी अच्छे नहीं थे, क्योंकि उसे लगता था कि उसके पिता ने उसके साथ हमेशा गलत ही किया है।
और तो और उसकी माँ ने भी मरते वक्त उसे अपना चेहरा दिखाने से मना कर दिया। इसलिए अभी तक जो कहानी हमें खुशियों से भरी लग रही थी, वास्तव में वो एक ऐसी कहानी है जिसके कारण किसी का परिवार टूट गया था। नंबर 4, डोनी वाइल्ड थॉर्नबेरी। वाइल्ड थॉर्नबेरी में डोनी एक छोटा बच्चा है जिसे निगेल और मेरियन थॉर्नबेरी द्वारा गोद लिया गया था। उन्होंने डोनी को प्राइमेट्स के बारे में एक टीवी शो करते देखा था, तभी उन्होंने डोनी को गोद लेने का फैसला किया। और कभी कभी उसे उसकी बड़ी बहन डेबी के साथ भी देखा जा सकता है। हालांकि अगर हम डोनी के बायोलॉजिकल पेरेंट्स की बात करें तो वो नेचुरलिस्ट थे जिनकी हत्या शिकारियों द्वारा कर दी गई थी, जिसके बाद ओरंगटंस ने उनकी देखभाल की जब तक कि इस कहानी में थॉर्नबेरी की एंट्री नहीं होती। यही कारण था कि वह अपनी उम्र के बाकी बच्चों से विकास के मामले में काफी पीछे था, और तो और उसके पास किसी तरह की सोशल स्किल्स भी नहीं थी। नंबर 3, पिनोकियो। मुझे लगता था कि पिनोकियो का सबसे बड़ा दुख ये था कि जब भी वो झूठ बोलता था तो उसकी नाक बड़ी हो जाती थी। काश ये तकनीक राजनेताओं पर भी काम करती। लेकिन पता चलता है कि ओरिजिनल कहानी जो कि 1880 में अखबार में सामने आई, वो खुद में त्रासदी भरी है। ओरिजिनल कहानी में पिनोकियो को जिमी क्रिकेट की सलाह पसंद नहीं थी, इसलिए वो उसे हथौड़ी फेंक कर मार देता है। और उससे भी बुरी बात यह है, उसे इस बात का अफसोस नहीं है। इसके बजाय पिनोकियो उस व्यक्ति की तरह काम करता है जो आपने किसी कहानी में सुना होगा कि कभी खुद भी भूल को कबूल नहीं करता। उसका कहना है कि क्रिकेट की मौत का कारण वो खुद था, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। शुक्र मनाइए कि क्रिकेट ने कभी पिनोकियो के सर पर बंदूक नहीं रखी, या फिर उसे हथौड़ा मारने या फिर कुछ और करने के लिए नहीं कहा। बाद में पिनोकियो और भी ज्यादा परेशानी में पड़ गया और थक हार कर वो अपने लकड़ी के पांव स्टोव पर ही रखकर सो जाता है, जिससे उसके पैर जल जाते हैं। तभी जिपेटो आता है और उसे नए पैर बनाकर देता है। बाद में पिनोकियो को फांसी लगा दी जाती है क्योंकि उसने जिमी क्रिकेट की सलाह नहीं मानी थी। लेखक के हिसाब से तो यह कहानी का अंत था, लेकिन अखबार वालों ने उसे लिखते रहने के लिए कहा क्योंकि वे चाहते थे कि इस कहानी का अंत थोड़ा डिज्नी जैसा हो। इसके बजाय कहानी के अंत में पिनोकियो ने वादा किया कि उसने वास्तव में जिमनी क्रिकेट के ज़ोंबी संस्करण से अपना सबक सीख लिया था। स्लीपिंग ब्यूटी। स्लीपिंग ब्यूटी वो कहानी है जिसके बारे में हम जानते हैं कि इसमें एक राजकुमारी होती है जिसकी उंगली में चुभ जाने के बाद वो गहरी नींद में सो जाती है और उसे तभी जगाया जा सकता है जब उसे कोई राजकुमार किस करेगा। लेकिन ओरिजिनल कहानी थोड़ी अलग है। वास्तव में एक राजा उसे खोज निकालता है, लेकिन जब वो उसे उठा नहीं पाता तो वो और कुछ ना सोचकर उसके साथ संभोग करता है। जी हाँ, ओरिजिनल कहानी यही है। इसके बाद वो राजा अपनी रानी के पास चला जाता है और उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचता। स्लीपिंग ब्यूटी गर्भवती हो जाती है और जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, वो भी तब जब वो बेहोश होती है। एक कपल फेरी आती है और उन बच्चों को ब्रेस्ट फीड करने में मदद करती है और गलती से ये बच्चे राजकुमारी की उंगली चूसने लगते हैं, शायद इसीलिए क्योंकि ये दोनों ही चीजें एक जैसी दिखती हैं। और इसके कारण स्लीपिंग ब्यूटी की नींद खुल जाती है और वो अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करती है। उसके बाद पता नहीं वो राजा कहीं से दोबारा आता है और स्लीपिंग ब्यूटी के लिए अपने प्यार को कबूल करता है, जिसके बाद उस राजा की पत्नी जो उस वक्त गुस्से में थी, वो रसोइये से बच्चे का खाना बनाने के लिए कहती है, लेकिन रसोइया ऐसा करने से मना कर देता है। जिसके बाद उसकी पत्नी स्लीपिंग ब्यूटी को आग में फेंकने की कोशिश करती है। स्लीपिंग ब्यूटी चिल्लाती है, जिसके बाद राजा उसे बचा लेता है और अपनी ही पत्नी को आग में झोंक देता है। जिसके बाद राजा और स्लीपिंग ब्यूटी हंसी खुशी से रहते हैं, फिर भले ही क्यों ना इस कहानी की शुरुआत गलत तरीके से हुई थी। नंबर 1, द लिटिल मर्मेड। लिटिल मर्मेड की ओरिजिनल स्टोरी उतनी खुशी भरी नहीं है जितना कि डिज्नी वर्जन में दिखाया गया है। डिज्नी मूवी में आप एरियल नाम की राजकुमारी को देख सकते हैं जो कि पानी के नीचे रहकर बोर हो गई है और वो इंसानों की दुनिया देखना चाहती है। वो एक राजकुमार को बचाती है और उससे प्यार करने लगती है और प्यार पाने के लिए वो उर्सुला नाम की एक समुद्री चुड़ैल के साथ सौदा करती है जो उससे उसकी आवाज ले लेती है ताकि एरियल अपने प्यार के साथ थोड़ा वक्त बिता सके। जैसे एरियल सफल होने वाली थी कि उर्सुला खुद इंसान बनकर वहां आ जाती है, लेकिन एरियल ये बाजी जीत जाती है, जिसके बाद वे हंसी खुशी से रहते हैं। लेकिन हंस क्रिश्चियन एंडरसन की ओरिजिनल कहानी में ये जल परी इंसानों से जलस थी क्योंकि वे अपने पैरों पर चल सकते थे, लेकिन वो उनकी आत्मा से भी नफरत करती थी। ओरिजिनल कहानी में उसकी दादी ने उसे बताया था अगर वो किसी इंसान को खुद से प्यार करने पर मजबूर कर देती है तो उसे भी आत्मा हासिल हो सकती है, और यही कारण था कि वो इंसान बनना चाहती थी। उसने प्यार पाने के लिए अपनी आवाज का सौदा किया और सौदे के हिसाब से उसे राजकुमार को किस करना था, वरना वो मर जाएगी। इसीलिए उसने उसके लिए डांस किया, जिसके कारण उसे बहुत ज्यादा दर्द हुआ। क्यों?
क्योंकि मूल सौदे में उसने अपने पैरों को देने के लिए जो जहर पिया था उसके कारण उसे ऐसा महसूस होता था जैसे तलवार उसे चुभ रही हो, और जितनी बार भी वो चलती थी उसे ऐसा लगता था जैसे वो चाकू पर चल रही हो। और अगर कोई और राजकुमार से शादी कर लेता है तो भी उसकी मौत हो जाएगी। इस नॉवेल के बारे में सबसे अजीब बात जो है वो ये है कि उस राजकुमार को ये बताने के लिए कि वो कौन है, उसके पास एक ही ऑप्शन था कि वो दोबारा जलपरी बनने के लिए उस राजकुमार की हत्या कर दे। हालांकि उसने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके कारण वो खुद एक एंजल बन गई और उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया, और इन अच्छे कर्मों के कारण उसे स्वर्ग में जगह मिली। मैं खुश हूं कि डिज्नी ने इस कहानी को नहीं अपनाया, क्योंकि मैं थिएटर में बच्चों को पॉपकॉर्न बॉक्स लेकर रोता हुआ नहीं देख सकता। आपको क्या लगता है, इनमें से किस कहानी के साथ सबसे ज्यादा छेड़खानी की गई है? या फिर क्या आप किसी और कहानी या टीवी शो के बारे में सोच सकते हैं जिसकी कहानी में इस तरह के ट्विस्ट हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।